तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न होगा उसे मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त करने वाला हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने भारत संसाधन एवं उपयोग के भाग क और भाग ख को समाप्त कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। और आज मैं वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में बताऊंगा। इसके बाद खनिज संसाधन और फिर शक्ति ऊर्जा संसाधन के जितने भी प्रश्न उत्तर होगा उसे मैं समाप्त करूंगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, जरूर स्टूडेंट एक बार प्राकृतिक संसाधन और जल संसाधन के जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसे आप लोग जरूर देखेंगे। इससे क्या होगा, आप बेस्ट तरीका से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो एक बार चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, यही है ना वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, समझिएगा ध्यान से। पहला प्रश्न है हम लोगों का। पहले मैं बता दूं कि वस्तुनिष्ठ का अर्थ होता है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। ठीक है, वस्तुनिष्ठ का अर्थ होगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप लोग अंग्रेजी में नाम जरूर सुने होंगे। देखिए स्टूडेंट, पहला प्रश्न है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25%, 19.27%, 20% या फिर 20.60%? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, 2011 में, ठीक है, 19.27, कितना, 19.27 भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, इसलिए आप लोग इसमें टिक मारेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। उससे पहले आप ये समझ लीजिए स्टूडेंट कि भारत में वन जो है 20% है। अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि भारत में वन का विस्तार कितना है तो 20% है। और विश्व में वन का कितना प्रतिशत भाग है? 30% है। और बिहार में वन का विस्तार कितना है तो 7% है। इसको आप लोग याद रखेंगे पूरा कंठस्थ। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि कितना प्रतिशत वन रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, जिससे क्या होगा, प्राकृतिक संतुलित रहेगा। तो होना चाहिए 33%। कितना प्रतिशत? देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि होना चाहिए 33%। ठीक है, अगर 33% वन रहेगा तब जो है हमारा पर्यावरण काफ़ी संतुलित रहेगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। ठीक है, यहाँ देखिए वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार पूछ रहा है कि भारत में वन का विस्तार कितना है? 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र या फिर 20% भौगोलिक क्षेत्र में, और घ नंबर का है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20.55% भौगोलिक क्षेत्र स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में पूछ रहा है हम लोग का, बिहार में, इंडिया नहीं। ठीक है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 7% स्टूडेंट। कितना प्रतिशत? 7%। ठीक है, यानी कि 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। चौथा प्रश्न है हम लोगों का कि पूर्वोत्तर राज्यों के, पहले आप ये समझ लीजिए स्टूडेंट कि अगर कभी भी आपसे पूछेगा कि पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या कितनी है तो यहाँ पर आप देखिए पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। याद रखेंगे आप, पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या कितनी है तो 7 है। ठीक है स्टूडेंट, वही यहाँ पर है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत, और यहाँ पर है कितना प्रतिशत वन है। समझ में आया? यानी कि जो हम लोग का पूर्वोत्तर राज्य है 7, वहाँ पर 188 आदिवासी जिलों में कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत, कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? 75% या फिर 80.05%, 90.03% या फिर 60.11%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 60.11% वन का जो है क्या है स्टूडेंट, विस्तार है। पांचवा प्रश्न है हम लोगों का कि किस राज्य में
वन का सबसे अधिक विस्तार है? राज्य पूछ रहा है, ठीक है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो याद रखिएगा भारत में, यानी कि भारत के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग। 6 नंबर का प्रश्न है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को वर्गीकृत किया गया है, यानी कि कितने भागों में इसे वर्गीकृत किया गया है? 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है या फिर 5 में, 3 में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा कि वन संसाधन एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, यानी कि वर्गीकृत किया गया है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग का 6 प्रश्न होता है समाप्त। अब हम लोग आगे देखते हैं, यानी कि 7वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को एक बार स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखिए 7 नंबर का प्रश्न कहता क्या है? 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? यानी कि पहले ये क्या था स्टूडेंट? तो पहले ये वन था और वन को ही काट काट के इसको कृषि में परिवर्तित कर दिया गया था। तो कितना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26,200। क्या हो जाएगा? 26,200 किलोमीटर वन क्षेत्र को, ठीक है। 26,200 किलोमीटर वन क्षेत्र को क्या कर दिया गया? भूमि में परिवर्तित कर दिया गया और वहाँ पर अभी फसल उपजाए जाते हैं, यानी कि खेती की जाती है। पहले ये क्या था? वन था, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है? खेती हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि संविधान की धारा 21 का संबंध है, जो संविधान का धारा है, ठीक है, 21 धारा जो है उसका संबंध किससे है? वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से है, मृदा संरक्षण से है या फिर जल संसाधन संरक्षण से है, खनिज संपदा संरक्षण से है? तो याद रखिएगा कि संविधान की धारा 21 का संबंध जो है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों से है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट, कि धारा 21 के अनुच्छेद 47, 48 और 51 जी किस किस, याद रखिएगा, धारा 21 जो आप यहाँ देख रहे हैं, धारा 21 का अनुच्छेद 47, 48 और 51 जी में जो है स्टूडेंट वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के बारे में वहाँ पर बताया गया है कि हमें प्राकृतिक को किस तरह से संरक्षित रखना है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। 9वां प्रश्न देखिए क्या है कि एक एनजीओ, क्या है? एक एनजीओ की वानिका रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितना हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर या फिर 5 अरब हेक्टेयर? तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि विश्व में कितना हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? तो 4 अरब हेक्टेयर पर है। कितना अरब है? 4 अरब हेक्टेयर पर किसका विस्तार है? वन का विस्तार है। कहाँ पर? विश्व में है स्टूडेंट। लेकिन अगर आपसे अगर ये पूछेगा कि भारत में वन का विस्तार कितना करोड़ हेक्टेयर पर है, तो 68 करोड़ हेक्टेयर पर है। यानी कि जिस प्रकार यहाँ पर देखिए, आप समझिएगा ध्यान से कि जिस प्रकार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है, तो 4 अरब है ना, 4 अरब। लेकिन अगर भारत का बात करें तो भारत में कितना है? 68 करोड़ हेक्टेयर पर क्या है? वन का विस्तार है। विश्व में 4 अरब, हालांकि थोड़ा बहुत घटते बढ़ते रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। विश्व में 4 अरब हेक्टेयर पर भूमि पर वन का विस्तार है। लेकिन अगर मैं भारत का बात करूँ तो भारत में 68 करोड़ हेक्टेयर पर वन का विस्तार है, ठीक है। अब आइए 10वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? पूछ रहा है कि कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो 1968 में स्टूडेंट आप डेट याद रखेंगे कि 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ था? 1968 में, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल या फिर कछुआ? तो घड़ियाल जो है स्टूडेंट केवल भारत में ही पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि डॉल्फिन जो है कि हम लोग का भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल ये सब क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कछुआ तो आपको पता है मिलेगा इस सब जगह। और ये भी व्हेल, ये जो हेल है ना, ये भी मिलेगा आपको। लेकिन ये जो है घड़ियाल
भारत के अलावा जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलता, इसलिए हम लोग इससे जाएंगे। हालांकि इसका प्रॉपर आंसर बुक में भी नहीं दिया गया है कि इसका क्या होगा, लेकिन फिर भी हम लोग घड़ियाल से जाएंगे, क्योंकि घड़ियाल जो स्टूडेंट केवल भारत में पाया जाता है और अलग देशों में देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो आप लोग जरूर जानते होंगे मयूर, जिसको हम लोग मोर कहते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी का अगर बात करें तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय फल का बात करें तो आम है। भारत का राष्ट्रीय सब्जी का बात करें तो आलू है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का बात करें तो बरगद है। ठीक है, भूलेंगे आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम लोग आगे जाते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग म्यूर में टिक यानी कि मोर में टिक लगा लीजिएगा। 13 नंबर का प्रश्न है हम लोगों का, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। ये जो मैंग्रोव्स है इसका विस्तार सबसे अधिक कहाँ है, तो याद रखिएगा सुंदरवन में स्टूडेंट। कहाँ पर है, सुंदरवन में। फिर आगे है 14 नंबर का कि टेक्सोल का उपयोग होता है। बताएंगे आप लोग कि जो टेक्सोल है इसका उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, ये जो टेक्सोल है इसे निकाला जाता है हिमालय यव नामक पेड़ से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये जो टेक्सोल है इसका उपयोग होता है किस में, मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में या फिर टीबी के लिए। तो याद रखिएगा इसका जवाब हो जाएगा कैंसर में, यानी कि जो टेक्सोल है इसका उपयोग किया जाता है कैंसर के लिए। और इसे कहाँ से निकाला जाता है, तो हिमालय यव नामक वृक्ष जिसे हम लोग चीड़ भी कहते हैं वहीं से निकाला जाता है टेक्सोल। इसी तरह स्टूडेंट बहुत सारा पौधा है जहाँ से जो है कि क्या निकाला जाता है, दवाई निकाला जाता है बीमारी के इलाज के लिए। जैसे कि मार्फिन भी पौधा से ही प्राप्त किया जाता है। क्या, मार्फिन। मार्फिन का उपयोग किसके लिए होता है, तो दर्द निवारक के लिए होता है, यानी कि ये दर्द में काम आता है। जैसे कि आपको अगर पेन होगा तो आप मार्फिन अगर लेते हैं तो आपको आराम मिलेगा। और मार्फिन कहाँ से निकाला जाता है, तो ये भी पेड़ पौधा से ही निकाला जाता है। इसी तरह क्यूनाइन है, क्यूनाइन मलेरिया के लिए उपयोग में आता है, मलेरिया की बीमारी के उपयोग में आता है। क्या, तो क्यूनाइन। और इसका भी ये भी जो है कहाँ से निकाला जाता है, तो वही पौधा से निकाला जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा टेक्सोल निकाला जाता है। ये टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, कैंसर के लिए। मार्फिन का प्रयोग किया जाता है दर्द के लिए। और क्यूनाइन का प्रयोग किया जाता है मलेरिया के लिए। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि चरक का संबंध किस देश से है। चरक आयुर्वेदिक का जनक चरक को माना जाता है। ठीक है, चरक कौन थे, तो आयुर्वेदिक के जनक जिसको हम लोग पिता कहते हैं वह चरक को माने जाते हैं। और चरक कहाँ के थे, तो भारत के थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत। चरक का संबंध किस देश से था, तो भारत देश से था। चरक कौन थे, तो आयुर्वेदिक के जनक थे। आयुर्वेदिक समझते हैं ना, जड़ी बूटी से जो इलाज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए हम लोग देखिए यहाँ पर स्टूडेंट लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। टोटल 10 लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसे मैं अभी एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है, तो आइए प्रिंटेड नोट्स पर अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है हम लोगों का कि बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। यानी कि बिहार में जो वन संपदा है उसका क्या स्थिति है उसी का वर्णन करने के लिए कहा गया है। तो इसका उत्तर हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि बिहार में वन संपदा की स्थिति दयनीय है। यानी कि हम लोग का जो बिहार है यहाँ पर वन संपदा की स्थिति काफ़ी दयनीय है, क्योंकि बिहार में अधिकतर कृषि योग्य भूमि है। जो हम लोग का बिहार है यहाँ पर अक्सर भूमि क्या है, कृषि योग्य है, इसलिए यहाँ पर वन का विस्तार उतना ज़्यादा नहीं है। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% ही है। यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% हिस्सों पर ही जो है स्टूडेंट वन का विस्तार है बिहार में। बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों में वन क्षेत्र समाप्त हो चुके हैं। बिहार के जो 38 जिला है उसमें से 17 जिला में से वन को क्या हो गया है, समाप्ति हो गया है। यानी कि वो समाप्त हो गया है, मनुष्य उसे काट काट कर वहाँ पर खेती करने लगे हैं। चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद जिला में वन की स्थिति कुछ बेहतर है। यानी कि इन जिलों में वन की स्थिति कुछ थोड़ा बहुत अच्छा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3700 किलोमीटर है। शेष बिहार में वन के नाम पर केवल झार झुरमुट बच गया है। झार झुरमुट बोले तो थोड़ा बहुत जो होता है ना वही बच गया है। ठीक है, तो यही है हम लोग का बिहार में
वन संपदा की वर्तमान स्थिति। बोले तो आप ऐसे समझिए कि बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति काफ़ी दयनीय है स्टूडेंट। क्या है? काफ़ी दयनीय है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% ही वन है हम लोग का भारत में, जहां अगर 38 जिला में क्या हुआ, 17 जिला में वन तो समाप्त हो गया, ठीक है, इसे काट काट कर वहाँ पर अब खेती करने लगा है। लेकिन कुछ जिला है जैसे कि अभी मैंने बताया था चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, यहाँ पर जो है कि वन की स्थिति कुछ सही है। तो आइए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए। वन विनाश का आखिर मुख्य कारक क्या है? ठीक है, तो वन विनाश के मुख्य कारक जो है स्टूडेंट है पशुचारण। पशुचारण बोले तो जो पशु को हम लोग चराते हैं ना, वो भी मुख्य कारण है वन विनाश का। दूसरा है लकड़ियों का बढ़ता उपयोग। लकड़ी वगैरह को हम लोग क्या करते हैं, जंगल से काट काट कर उसका उपयोग में लाते हैं, कुर्सी बनाने के लिए, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, जलावन के लिए। तो इससे भी कहीं ना कहीं वन विनाश हो रहा है। कृषिगत भूमि के फैलाव के लिए क्या करते हैं हम लोग, वन को काट काट कर वहाँ पर खेती कर रहे हैं, तो इससे भी वन का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। स्थानांतरित कृषि, जिसको हम लोग झूम खेती भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, एक जगह जंगल को काट के वहाँ खेती कर लेते हैं कुछ समय, फिर जब वहाँ की मिट्टियों में पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो फिर हम लोग जाते हैं थोड़ा सा आगे और वहाँ पर भी जंगल को काट के फिर वहाँ खेती करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जंगल धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा ना। फिर है बड़ी बड़ी विकास योजना, जैसे एयरपोर्ट बनाना, रेलवे बनाना, ठीक है स्टूडेंट, बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाना। तो इससे क्या करते हैं, या फिर सड़क बनाना, तो इससे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वन को काटा जाता है। तो वन काटा जाता है तो ये भी तो विनाश का कारण है। खनन कार्य, मान लीजिए कहीं बहुत सारा वन है और आपको पता चल गया कि वहाँ पर कोई जो है ना अंदर में कोयला वगैरह ऐसा कुछ है, तो वहाँ पर खनन कार्य होगा तो ऑटोमेटिक जंगल को क्या करेगा, काटा जाएगा। वही चीज़ है औद्योगिक कार्य यानी वही फैक्ट्री वगैरह अगर लगाना हो, ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, वन विनाश होता है। नेक्स्ट है कि नगरीकरण आदि। नगरीकरण समझते हैं ना, गांव हो, समाज, उसको नगर में विकसित करना। तो नगर में विकसित करने के लिए क्या करता है मनुष्य, वन को काटता है और वहाँ पर बड़ा बड़ा घर बनाना शुरू कर देता है। तो ये सभी कारण था वन विनाश का। अब आइए हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न हम लोगों का कि वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन करें, या फिर वन पर्यावरण के लिए बहुत महत्व है, इसके बारे में लिखना है। महत्व है कैसे, इसके बारे में आपको लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट कि वन प्राकृतिक का एक अनुपम उपहार है। जो वन है ये हम लोगों के लिए क्या है, एक अनुपम उपहार है। वन वर्षा लाने के लिए उपयोगी होता है, यानी कि जहाँ पर जितना ज़्यादा वन होगा वहाँ पर वर्षा उतना ज़्यादा होगा। ये जीवन रक्षक ऑक्सीजन प्रदान कर और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसों को अवशोषित कर पर्यावरण को भी क्या करता है, संतुलित रखता है। यानी कि जैसे कि अगर हम लोग सांस लिए तो हम लोग सांस जब लेते हैं, जब सांस को खींचते हैं तो ऑक्सीजन को खींचते हैं, फिर वही शरीर से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड बन के, और वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कौन कर लेता है, पेड़ पौधा करता है, और वो क्या करता है, हमें फिर ऑक्सीजन देता है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए वन का बहुत ही महत्व है। साथ ही साथ वर्षा कराने के लिए भी वन का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपको पता है स्टूडेंट कि अभी गर्मी कितना बढ़ रहा है, तो अगर हम लोग गर्मी पर कंट्रोल अगर करना चाहे, पर्यावरण पर कंट्रोल करना चाहे, तो हमको अधिक से अधिक वन का फैलाव करना होगा, यानी कि वृक्ष लगाना होगा। इससे हम लोग क्या हो सकते हैं स्टूडेंट, गर्मी से बच सकते हैं। तो आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट कि आप लोग पेड़ पौधा लगाते हैं या फिर नहीं लगाते हैं। अगर लगाए हैं तो कब लगाए हैं हमको बताइएगा एक बार कमेंट करके, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट, लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर है हम लोगों का कि वन्य जीवों आप लोग समझते होंगे, वन्य जीवों के ह्रास यानी कमी के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करना, कि वन्य जीव का जो ये ह्रास हो रहा है इसका प्रमुख कारण क्या क्या है। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे कि वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारक है। कौन कौन? पहला है वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण। जो वन का जीव है उनका जो प्राकृतिक आवास है जहाँ वो लोग रहता है उसका अतिक्रमण हो रहा है। दूसरा है विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जनित समस्या। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण अगर जब होता है तो हम लोग तो अपना घर में घुस जाते हैं, लेकिन जो जानवर होता है वो कहाँ जाएगा, वो इससे क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है और धीरे धीरे इनकी संख्या घटने लगता है। फिर है आर्थिक लाभ के लिए
अवैध शिकार, आर्थिक लाभ यानी कि पैसा कमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शेर हो या फिर जानवर हो उसको मार के उसका दांत वगैरह, उसका खाल वगैरह को हम लोग बड़े बड़े मार्केट में बेच के पैसा कमाते हैं। इससे भी क्या होता है, वन्य जीवों में कमी हो रहा है। रसायन का अधिक उपयोग, रसायन का भी अधिक उपयोग करने से वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए 5वां नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न है कि वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख करना है। यानी कि वन बोले तो जंगल, और वन्य जीव, वन में जो रहने वाले जीव है, इसके संरक्षण के लिए सहयोगी रीति रिवाज, आखिर इससे रिलेटेड जो रीति रिवाज है जिससे कि पेड़ पौधा जानवर बचा हुआ है उसका उल्लेख करना है। तो आप लोग कभी न कभी जरूर सुने होंगे कि हर एक गांव समाज में 5-6 ऐसा पौधा या वृक्ष होता है जहाँ जो कि बचा हुआ रहता है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। तो देखिए पूजा पाठ के बहाना ही सही, लेकिन पेड़ पौधा बचा तो है, तो वही तो रीति रिवाज हुआ। शहर वगैरह में भी कुछ भी हो, लेकिन वहाँ देखिएगा एक ऐसा वृक्ष जरूर रहता है जहाँ पर वहाँ की महिलाएं वगैरह पूजा करती है। तो कहीं ना कहीं वो रीति रिवाज की वजह से बचा हुआ है, नहीं तो उसे भी क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। जैसे कि हम लोग गांव में देखते होंगे वट सावित्री पूजा में बरगद गाछ को पूजा जाता है, शादी विवाह में आम गाछ को पूजा जाता है। तो देखते हैं ये सब रीति रिवाज उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो वही चीज़ बचा हुआ है ना, उसी का उल्लेख करना है। तो हम लोग इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि सहयोगी रीति रिवाजों का वन और वन्य जीवों के संरक्षण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण लोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में 100 से अधिक पादप प्रजातियों का प्रयोग करते हैं। देखते हैं मनुष्य जो है यानी कि हम लोग जो हैं आप धार्मिक अनुष्ठान यानी कि पूजा पाठ में करीब 100 से अधिक पादप प्रजातियों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और इन पौधों को अपने खेतों में भी उगाते हैं। अपने खेतों में क्या करते हैं, उगाते हैं। आदिवासियों को अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों तथा वन्य जीवों से भावनात्मक एवं आत्म में लगाव होता है। वे प्रजनन काल में मादा वन पशुओं तथा शिकार नहीं करते हैं, पशुओं का शिकार नहीं करते हैं। वन संसाधनों का उपयोग चक्रीय पद्धति से करते रहते हैं। वन के खास क्षेत्रों को सुरक्षित रख उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। यानी कि आप ऐसे समझिए कि बहुत सारा ऐसा लगभग 100 से अधिक, कितने से 100 से अधिक पादप प्रजाति ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए करते हैं, और इन्हीं वजह से ये सब क्या है तो बचा हुआ है। आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर है कि आदिवासियों को, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, आदिवासियों को अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे तथा वन्य जीवों से भावनात्मक एवं आत्म लगाव होता है। जो भी आदिवासी लोग होता है ना, वहाँ का वो लोग क्या करते हैं, आसपास के जितने भी पेड़ पौधे हैं ना उससे भावनात्मक रूप से क्या रहता है, उससे लगाव रहता है। यानी कि अगर वो पेड़ पौधा कट जाए तो उसको काफ़ी दुख होता है। वे क्या करते हैं, प्रजनन काल में मादा, समझिए यहाँ पर प्रजनन काल में मादा वन यानी कि वैसा वृक्ष जिससे कि 2-4 वृक्ष निकलता है ना, हाँ, तो वैसा ऐसा वृक्ष या फिर पशुओं का वो लोग शिकार नहीं करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। केवल जो नर वगैरह होता है उसे ही शिकार करते हैं। वो लोग जल्दी, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा पौधा है जिससे 2-4 पौधा और निकलेगा, तो वैसा पौधा को वो लोग नहीं काटते हैं। या फिर कोई वैसा पशु है जो कि क्या है, गर्भवती है, तो उसे वो लोग नहीं मारते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि चिपको आंदोलन क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चिपको आंदोलन की शुरुआत वर्तमान उत्तराखंड के ठिहरी, कहाँ, उत्तराखंड के ठिहरी गढ़वाल जिले से हुआ था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग पेड़ से चिपककर पेड़ कटने का क्या करते थे स्टूडेंट, विरोध करते थे। कटने का क्या करते थे, विरोध करते थे। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। यानी कि आप लोग इसको एक बार समझ लीजिए, मौखिक तौर पर आप लोग इसको याद रखिएगा कि चिपको आंदोलन जो है ना, ये कहाँ से हुआ था, तो उत्तराखंड के ठिहरी गढ़वाल जिले से। कहाँ से, ठिहरी
गढ़वाल जिलों में हुआ था। यहाँ पर जब भी पेड़ पौधा को काटा जाता था तो वहाँ की महिलाएं सब आकर क्या करती थी, वृक्ष के चारों ओर हाथ पकड़ के खड़ा हो जाती थी और पेड़ को कटने से बचाती थी। ठीक है, वो कहती थी पहले मुझे काटो, उसके बाद मैं वृक्ष को काटने दूंगी। तो यही था चिपको आंदोलन से आप लोग समझिएगा कि पेड़ के साथ चिपक जाता था हाथ पकड़ के। ठीक है, आप इसी अध्याय के जो चैप्टर है ना, ये वाला जो आप पढ़ रहे हैं ना, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, इसके चैप्टर को आप 1 से 2 बार पेज पर लेते, उसका चित्र दिया गया है, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। तो 6 नंबर का प्रश्न समझ में आ गया। अब आइए हम लोग 7 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है, इसे मैंने ऑब्जेक्टिव में भी बताया था। तो देखिए अब यहाँ पर आप लोग कि हिमालय अब एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। हिमालय यब के छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टैक्सोल, क्या स्टूडेंट, टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न कि 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम लिखे जो कि लुप्त क्या हो गया है, लुप्त हो गया है। तो पहला लिखेंगे एशियाई चीता जो कि लुप्त हो चुका है। गुलाबी सर वाला बत्तख, सोचिए कितना मस्त लगेगा देखने में स्टूडेंट, गुलाबी सर वाली बत्तख वो भी खत्म। टोडो, ये तो कब्बे खत्म हुआ। टोडो ये सब जो है ना विलुप्त हो गया, समाप्त हो गया, अब नहीं है ये सब। टोडो पक्षी। फिर है कृष्णा सार, ये क्या है, कृष्णा सार, ये भी खत्म है। चीतल, श्वेत सारस, हरा सागर कछुआ, ये भी समाप्त हो चुका है। लाल पांडा, धूसर बगुला और पर्वतीय बटेर, ये सब जो है ना स्टूडेंट, ये सब समाप्त हो चुका है। आप लोग इसको याद रखिएगा। सोचिए अगर ये सब रहता देखने में कितना गजब लगता। हमको तो ये सोच रहे हरा सागर कछुआ ये कैसा होगा। कभी कभी तो ये सोचते हैं कि ये जो है स्टूडेंट गुलाबी सर वाली बत्तख, ये देखने में कितना गजब लगता होगा। ये सब बटेर, ये सब समाप्त हो चुका है स्टूडेंट। ठीक है, 9 नंबर का प्रश्न है कि वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या पर अपना विचार स्पष्ट करें। प्रश्न को समझिए कि वन्य जीवों के ह्रास, जो वन का जीव है उसका ह्रास हो गया है ना, वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित की प्रदूषण के लिए प्रदूषण जनित समस्या पर अपना विचार स्पष्ट करें। अपना विचार को क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो हम लोग इसको इस तरह से स्पष्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर वन्य जीवों की संख्या में कमी के प्रमुख कारक पैरावैज्ञानिक किरणें, कौन किरणें स्टूडेंट, पैरावैज्ञानिक किरणें, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा जो एसिड रेन होता है, अम्ल वर्षा और हरित गृह प्रभाव है। इसके अतिरिक्त वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण के कारक वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। जीवन चक्र को पूरा किए बिना नए पौधे या जंतुओं का जन्म ही नहीं हो सकता है। फलतः वास स्थान उपलब्ध रहने के बावजूद वन्य जीव धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं स्टूडेंट। यानी कि क्या होता है, जब अम्ल वर्षा होता है, एसिड रेन होता है, वो जब पशु पक्षियों पर गिरता है तो उसमें क्या हो जाता है, बीमारी हो जाता है, धीरे धीरे वो मर जाता है। या फिर पैरावैज्ञानिक किरण, आज का जो इतना धूप है, इससे जो पैरावैज्ञानिक किरण आता है उससे भी जानवर क्या होते हैं, बीमारी से मर जाते हैं। यानी कि धीरे धीरे उस पर बुरा इफेक्ट पड़ते पड़ते वो मर जाते हैं स्टूडेंट। ऊपर से उसके लिए कोई रहने का आवास नहीं ना है निश्चित। जैसे कि हम लोग के लिए घर में हम लोग घुस जाते हैं, अगर अम्ल वर्षा हो तो हम लोग घर में आ जाते हैं, या फिर पैरावैज्ञानिक किरण का असर ज़्यादा हो तो हम लोग घर में आ जाते हैं। तो वो सब कहाँ जाएगा, वो सब पेड़ पौधा के ही तो नीचे बैठे रहते हैं। लेकिन वन को भी तो हम लोग काट रहे हैं, जिसके वजह से उन पर क्या आ रहा है, संकट आ रहा है और धीरे धीरे ये सब चीज़ लुप्त होते जा रहा है। इसके लिए एक संकट का जो है कि काम कर रहा है। 10 नंबर का प्रश्न जो कि हम लोगों का एक अंतिम प्रश्न होने वाला है, इसको आप लोग समझ लेंगे कि भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल एवं राज्यों का नाम बताइए। यानी कि भारत के 2 प्रमुख, भारत में जो प्रमुख है जैव मंडल क्षेत्र का नाम बताना है और वो कहाँ पर है वो भी बताना है। तो देखिए कि भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र कौन कौन है। पहला है सुंदरवन, क्या है, सुंदरवन जैव मंडल क्षेत्र जो कि पश्चिम में 9630 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कहाँ है, सुंदरवन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। और ये कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है स्टूडेंट, तो 9630 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दूसरा है नंदा देवी जैव मंडल क्षेत्र जो उत्तराखंड में 2236.74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
पहला कौन था? सुंदरबन, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दूसरा है नंदा देवी, जो कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये हम उससे 2 पूछा था, 2 का मैंने नाम बता दिया। आप लोग क्या कीजिए, एक एक करके स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए, और सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगले अध्याय में मैं आप सभी को यानी कि पार्ट 2 में आप लोगों के लिए लाऊंगा, और पार्ट 2 में मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसी में करवाता हूँ सारा प्रश्न तो काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। यानी कि 5 प्रश्न में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है हम लोग का 5, इसे मैं अलग एक सेपरेट वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर अच्छा लग रहा होगा तो, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तब ना स्टूडेंट ये वाला वीडियो आपको समय पर मिलेगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।